एक मौत का वो पल बेहद खामोश था। कोई चीख पुकार नहीं, कोई तड़प नहीं, बस एक झटके में सब शून्य हो गया। हॉस्पिटल की उस सर्द सीलिंग को ताकते हुए मेरे जहन में केवल एक ही अक्स था, इशिता का। उसकी वो आंखें जिनमें मुझे कभी अपने लिए बेइंतहा इश्क नजर आता था, या शायद वो महज मेरा भ्रम था। शायद मैं वही देखना चाहता था जो असल में था ही नहीं। मेरा नाम आर्यन मेहता है, दिल्ली के सबसे विशाल बिजनेस साम्राज्य मेहता ग्रुप का इकलौता वारिस। मेरे पास दौलत थी, रुतबा था, शोहरत थी, लेकिन वो सब कौड़ियों के भाव था, क्योंकि मैं उस औरत के पीछे अंधा होकर भाग रहा था, जिसने हर मोड़ पर मुझे महज एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। ईशिता शर्मा, मेरे पिता के सबसे अजीज दोस्त की बेटी। हम बचपन के साथी थे। उसकी एक मुस्कान पर मैं अपनी दुनिया लुटाने को तैयार रहता था। जब वो मुझे देखकर मुस्कुरा भर देती, तो लगता था जैसे बाकी पूरी दुनिया बेमानी है। मैंने उसके खातिर अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। कंपनी के शेयर्स उसके नाम कर दिए, अपने ही पिता से बगावत कर ली, सच्चे दोस्तों को खुद से दूर कर दिया, अपनी ही जिंदगी को अपने हाथों से तबाह कर लिया। और बदले में उसने मुझे क्या दिया? जब मेहता ग्रुप बर्बादी की कगार पर था, और यह बर्बादी उसी ने अपने असली प्रेमी विक्रम के साथ मिलकर रची थी, तब वो मुझे उसी दलदल में तड़पता छोड़कर विक्रम का हाथ थामकर निकल गई। मेरी आखिरी सांसों के बीच उसकी वो चुपती हुई आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। आर्यन, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम मेरे काबिल कभी नहीं थे। मैंने अपनी भारी होती आंखें मूंद लीं, और आखिरी विचार यही आया, काश, काश मुझे एक मौका और मिल पाता। जब मेरी पलकें झपकीं, तो नज़ारा कुछ और ही था। एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया, फिर धीरे-धीरे होश ने दस्तक दी। यह तो मेरा पुराना कमरा था, दिल्ली वाले मेहता हाउस का। वही नर्म बिस्तर, वही पुरानी दीवारें, और खिड़की से छनकर आती सुबह की सुनहरी धूप। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैंने अपने हाथों को देखा, वो कांप नहीं रहे थे, जवां थे। चेहरे को छुआ, सब कुछ पहले जैसा था। पास पड़े फोन की स्क्रीन ऑन की, तारीख चमकी, 2 अगस्त, मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर की एनिवर्सरी से ठीक 2 दिन पहले। इसका मतलब मैं वापसतीत में आ गया था, ठीक उसी दिन जब मैंने इशिता को पहली बार प्रपोज करने का मन अपनाया था। मेरी सांसें एक पल के लिए थमसी गईं, और फिर मेरे होठों पर एक सर्द, कड़वी मुस्कान तैर गई। ठीक है, अगर नियति ने मुझे यह दूसरा मौका बख्शा है, तो इस बार आर्यन मेहता पुरानी गलतियां नहीं दोहराएगा। इस बार बाजी मेरी होगी, और नियम भी मेरे होंगे। सीढ़ियों के नीचे से माँ की जानी पहचानी पुकार गूंजी, आर्यन, जल्दी आ, नाश्ता ठंडा हो रहा है माँ। उनकी आवाज़ कानों में पड़ते ही मेरी आंखें छलक आईं। मेरी पिछली जिंदगी में पिताजी के गुजरने के बाद माँ ज्यादा दिन जी नहीं पाई थीं। जब मेहता ग्रुप नीलाम हुआ, हमारा घर छिन गया, और दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, तब माँ का दिल टूट गया था। वो महज 1 साल के भीतर हमें छोड़कर चली गई थीं। मैं बिस्तर से उठा, सीधे वॉशरूम गया, और ठंडे पानी के छींटों से अपना चेहरा धोया। आईने में खुद को घूरा। 22 साल का आर्यन मेहता। इस बार मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। डाइनिंग एरिया में पिताजी अपने चिरपरिचित अंदाज में अखबार पढ़ रहे थे। रामनाथ मेहता, मेहता ग्रुप के चेयरमैन, दिल्ली के सबसे रसूखदार और सख्त मिजाज इंसानों में से एक। मेरे और उनके बीच कभी अच्छी नहीं बनी। वो चाहते थे कि मैं बिजनेस की बारीकियां सीखूं, और मैं इश्क के खुमार में डूबा रहता था। पिछली जिंदगी में हमारी आखिरी बातचीत एक भयंकर बहस के साथ खत्म हुई थी, लेकिन आज मैंने चुपचाप जाकर उनके सामने वाली कुर्सी खींची और कहा, पिताजी, मुझे मेहता ग्रुप के सिलसिले में कुछ बात करनी है। उन्होंने अखबार नीचे किया, उनकी निगाहों में साफ हैरानी थी। आज? इतनी सुबह? जी, मैंने बहुत गहराई से सोचा है। मैं आज से आपके साथ बिजनेस में हाथ बंटाना चाहता हूँ। पिताजी एक पल के लिए खामोश रहे, फिर उन्होंने अखबार मुड़कर एक तरफ रख दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो। उन्होंने महज इतने ही लफ्ज कहे, लेकिन उनकी भारी आवाज में जो सुकून छिपा था, वो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो मैंने के दरवाजे से माँ ने यह सब देखा, और उनकी आंखों में एक प्यारी सी चमक आ गई। कॉलेज के गेट पर पहुंचते ही मेरी नज़र उस पर पड़ी। इशिता, वही रेशमी बाल, वही सफ़ेद कुर्ती, और वही मासूमियत का नकाब ओढ़े उसकी हंसी। पिछली जिंदगी में इस चेहरे को देखते ही मेरी धड़कनें बेकाबू हो जाती थीं। पर आज, आज मेरे भीतर सिर्फ एक सर्द खामोशी थी। वो अपनी सहेलियों के झुंड के साथ कैंटीन की तरफ जा रही थी। मुझे देखकर उसने उत्साह से हाथ हिलाया। आर्यन, आज बड़े जल्दी आ गए। मैंने एक हल्की नपीतुली मुस्कान दी। हाँ, थोड़ा काम था। ओह, आज शाम को मिल रहे हैं ना? डिफेंस कॉलोनी में वो नया कैफे खुला है। पुरानी जिंदगी का आर्यन होता तो तुरंत पलके बिछा देता, लेकिन आज वाले आर्यन ने एक पल रुक कर कहा, देखता हूं, आज का शेड्यूल थोड़ा टाइट है। उसके चेहरे पर साफ हैरानी उभर आई। ओह, ठीक है। मैं बिना कुछ और कहे आगे बढ़ गया। पीछे से उसकी एक सहेली की फुसफुसाहट मेरे कानों तक पहुंची। यह आर्यन आज कुछ बदला बदला सा नहीं लग रहा। क्लासरूम में मेरे पास वाली कुर्सी पर आकर कोई धम से बैठा। भाई, माजरा क्या है? तूने इशिता को इग्नोर मारा। मेरी खुद की आंखों ने देखा है। रोहन,
मेरा जिगरी यार, जो पिछली जिंदगी में मेरी बर्बादी के आखिरी दिन तक मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, उसे देखकर मेरा गला भर आया। लेकिन मैंने चेहरे पर भाव नहीं आने दिए। कुछ खास नहीं, बस कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था? और सुन, आज तू उसे ऑफिशियली रिंग पहनाने वाला था ना? सब रेडी है ना? रिंग, बुके, लोकेशन? मैं खामोश रहा। पुरानी जिंदगी में ठीक इसी दिन मैंने उसे प्रपोज किया था। उसने हाँ कहा था। और उसी पल से मेरी तबाही का काउंटडाउन शुरू हो गया था। रोहन, एक बात का सीधा जवाब दे। तूने इशिता और विक्रम को कभी अकेले में साथ देखा है? रोहन का चेहरा फौरन संजीदा हो गया। विक्रम, वो जो एमबीए वाला है, क्यों पूछ रहा है? बस यूं ही। रोहन ने कुछ सेकंड हिचकिचाने के बाद कहा, एक बार देखा था, लाइब्रेरी के पीछे वाले एरिया में। मुझे लगा कोई असाइनमेंट डिस्कस कर रहे होंगे। मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि क्योंकि तू जानता था कि मुझे बुरा लगेगा। मैंने बात पूरी की। उसने सहमति में सिर हिलाया। भाई, तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे भाई, मैंने शांत स्वर में कहा। बस अब मेरी आंखों से पट्टी उतर गई है। शाम ढल रही थी। मैं कॉलेज की छत पर अकेला खड़ा था। नीचे दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी का शोर था। मैंने जेब में हाथ डाला और वोमखमली डिब्बी बाहर निकाली। 3 लाख का डायमंड सॉलिटेयर। मैंने उस अंगूठी को घूरा। पिछली जिंदगी में यही अंगूठी इशिता की उंगली की शोभा बढ़ा रही थी, जब वो विक्रम के साथ मेरी पीठ में छुरा घोंप रही थी। मैंने डिब्बी वापस जेब में डाल ली। यह किसी और उंगली के लिए बनी है, मैंने खुद से बड़बड़ाया। तभी पीछे से एक अनजान आवाज आई। मैं मुड़ा। सामने एक लड़की खड़ी थी। सफेद शर्ट, ब्लू जीन्स, बालों का एक साधारण साजूड़ा और हाथों में कुछ फाइल्स। मैंने उसे कॉलेज में पहले कभी नोटिस नहीं किया था। सॉरी, डिस्टर्ब किया क्या? उसने इस अंदाज में पूछा जैसे उसे यहां किसी के होने की उम्मीद ही नहीं थी। नहीं। तुम यहां क्या कर रही हो? पानी की टंकी का वाल्व चेक करने आई थी। कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की मेंबर हूं। वो एक सेकंड रुकी और फिर बोली, तुम आर्यन मेहता हो ना? मेहता ग्रुप वाले? हाँ। मैं काव्या। काव्या सिंह। सेकंड ईयर बिजनेस डिपार्टमेंट। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उससे हाथ मिलाया। उसकी तेज नज़र मेरी जेब की तरफ गई, जहां से अंगूठी की डिब्बी का थोड़ा हिस्सा झांक रहा था। उसने कोई फालतू सवाल नहीं किया। बस मुड़ते हुए इतना कहा, जिंदगी के बड़े फैसले छत के किनारे खड़े होकर नहीं लिए जाते। नीचे उतरो और ताज़ी हवा में सोचो। और वो सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मैं उसे जाते हुए देखता रह गया। अजीब लड़की थी। रात को घर पहुंचा तो फोन की स्क्रीन पर इशिता का मैसेज ब्लिंक कर रहा था। आर्यन, सब ठीक है। आज तुम्हारा बर्ताव बहुत अजीब था। मैंने मैसेज पढ़ा, स्क्रीन लॉक की और फोन साइड में रख दिया। कोई जवाब नहीं दिया। पिछली जिंदगी में मैं आधी रात को भी उसके मैसेज का रिप्लाई करता था। आज मुझे पहली बार समझ आया कि खामोशी भी अपने आप में एक बहुत करारा जवाब होती है। अगली सुबह मैं पिताजी के साथ हेडक्वार्टर पहुंचा। कनॉट प्लेस में मेहता ग्रुप की दुआल मंजिला शानदार इमारत। मैं यहां पहले भी कई बार आ चुका था, लेकिन हमेशा एक फॉर्मेलिटी की तरह। आज मैंने इसे एक मालिक की नज़रों से देखा। पिताजी मुझे सीधे बोर्डरूम में ले गए। मेहता ग्रुप मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा है, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग और हमारा नया वेंचर, टेक डिवीजन। उन्होंने स्क्रीन पर कुछ चार्ट्स दिखाए। टेक डिवीजन पिछले 2 सालों से हमें भारी नुकसान दे रहा है। कोई भी सही स्ट्रैटेजी काम नहीं आ रही। मुझे पिछली जिंदगी के तजुर्बे से पता था कि इसका असली कारण क्या था। पिताजी, क्या हम शर्मा ग्रुप के साथ किसी डील पर विचार कर रहे हैं? पिताजी की आंखें सिकुड़ गईं। हाँ, अशोक शर्मा ने एक प्रपोजल भेजा है, पर मुझे उस आदमी की नीयत पर शक है। लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? अशोक शर्मा, इशिता का बाप और विक्रम का असली आका। पिछली जिंदगी में इसी डील की आड़ में शर्मा ग्रुप ने हमारे टेक डिविजनर्स का सारा डेटा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुरा लिया था। पिताजी, वो डील किसी भी कीमत पर साइन मत कीजिएगा। क्यों? मैंने गहरी सांस ली। मैं आपको सब साबित करके दिखाऊंगा। बस आप अगले कुछ महीनों के लिए टेक डिवीजन की बागडोर मेरे हाथों में सौंप दीजिए। पिताजी ने मुझे बेहद गौर से देखा। तुमने तो आज तक ऑफिस के काम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि तब मेरी प्राथमिकताएं गलत थीं, अब सही हो गई हैं। कमरे में कुछ पलों की भारी खामोशी छा गई। फिर पिताजी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास 3 महीने हैं। अगर टेक डिवीजन का घाटा कम हुआ तो ही मैं तुम्हारी बात को तवज्जो दूंगा। मैंने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। 3 महीने जरूरत से ज्यादा हैं पिताजी। कॉलेज पहुंचा तो ईशिता मेन गेट पर ही खड़ी थी, जैसे मेरा ही रास्ता देख रही हो। आर्यन, वो तेजी से मेरे पास आई। उसके चेहरे पर एक बनावटी सी फिक्र थी। तुमने कल रात मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। बस थोड़ा थक गया था। ओह, वो थोड़ा हिचकिचाई। तो आज शाम को? ईशिता, आज भी पॉसिबल नहीं है, मुझे कुछ जरूरी काम है। उसने अपने होंठ भींचे। आर्यन, तुम पिछले 2 दिन से मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा। बस अब मेरा फोकस कहीं और है। उसकी आंखों में एक पल के लिए झुंझलाहट दिखी। तुम विक्रम से मिले थे क्या? उसने तुमसे कुछ उल्टा सीधा कहा है? मेरा दिमाग तुरंत अलर्ट हो गया। विक्रम से मेरी कोई बात नहीं हुई। पर तुम अचानक उसका नाम बीच में क्यों ला रही हो? ईशिता का चेहरा पल भर के लिए पीला पड़ा। फिर उसने खुद को संभाला।
बस ऐसे ही, वो हम दोनों का कॉमन फ्रेंड है ना, इसलिए। हाँ, मैंने उसकी आंखों में सीधे घूरते हुए कहा। कॉमन फ्रेंड। वो कुछ बोल नहीं पाई और नजरें चुराकर वहां से चली गई। दोपहर को लाइब्रेरी की शांति में मैं ऑफिस की कुछ गोपनीय फाइल्स खंगाल रहा था। तभी सामने वाली कुर्सी पर किसी ने अपनी फाइल रखी और बैठ गई काव्या। ओह, तुम यहाँ? मैंने पूछा। लाइब्रेरी है, मैं भी पढ़ती हूँ। उसने अपने उसी बेबाक अंदाज में जवाब दिया। फिर उसकी नज़र मेरी टेबल पर फैली फाइल्स पर गई। मेहता ग्रुप की एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हो? हाँ। तुम्हारा टेक डिवीजन तो काफ़ी घाटे में है, मुझे मालूम है। प्रॉब्लम तुम्हारी आईपी लाइसेंसिंग में है। तुम्हारी कंपनी ने गलत वेंडर्स को सोर्स कोड का एक्सेस दे रखा है। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। तुम्हें यह कैसे पता? उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। मैंने अपनी थीसिस इसी टॉपिक पर लिखी है। भारतीय टेक कंपनियों में डेटा लीक के पैटर्न्स। मैं उसे अचरज से देखता रह गया। मुझे तुम्हारी वो थीसिस पढ़नी है। फीस लगेगी। कितनी? एक कप बढ़िया कॉफी। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पिछले 2 दिनों में यह मेरी पहली असली मुस्कान थी। हम कैंटीन में आमने सामने बैठे थे। काव्या ने अपनी रिसर्च मुझे समझाई। वो जो भी कह रही थी, वो सब मेरे पिछले जन्म के कड़वे अनुभवों से पूरी तरह मेल खा रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मुझे सब पहले से पता था और काव्या की एनालिसिस उसे तकनीकी रूप से साबित कर रही थी। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, मैंने तारीफ की। जानती हूँ, उसने बिना किसी झूठी विनम्रता के कहा। मुझे उसका यह सीधापन बहुत पसंद आया। कोई ड्रामा नहीं, कोई दिखावा नहीं। इशिता शर्मा तुम्हारी दोस्त है? उसने अचानक कॉफी का सिप लेते हुए पूछा। कभी हुआ करती थी। काव्या ने मुझे एक पल के लिए परखा। हुआ करती थी से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब, वक्त के साथ इंसान और रिश्ते दोनों की असलियत बदल जाती है। समझ गई। उसने सिर हिलाया। फिर गंभीर होकर बोली, उसके पिता की कंपनी शर्मा ग्रुप मार्केट में बहुत एग्रेसिव खेलती है। उन्होंने कई छोटी कंपनियों को अंदर से खोखला करके बर्बाद किया है। यह बात मैं जानता हूं। और तुम्हारे पिताजी उन्हीं के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। काव्या ने कुछ पल मुझे देखा, फिर अपनी फाइल समेटते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम्हें अपनी कंपनी के डेटा एनालिसिस के लिए कभी कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। क्यों? इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, उसने बड़ी सादगी से जवाब दिया। बस जब सही लोग सही चीज के लिए लड़ते हैं, तो मुझे उनका साथ देना अच्छा लगता है। 3 हफ्ते गुजर गए। मेहता ग्रुप के टेक डिवीजन में मैंने भूचाल ला दिया था। सबसे पहले उन सभी वेंडर्स का कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड किया, जिन्हें हमारे सोर्स कोड का एक्सेस मिला हुआ था। नए सिरे से एग्रीमेंट बने, जिनमें कड़ी लीगल शर्तें जोड़ी गईं। मैंने आईईटी से नए और टैलेंटेड युवाओं की एक टीम हायर की और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी, जिसका फोकस छोटे शहरों, टियर 2 सिटीज पर था। एक ऐसा मार्केट जिसे सबने नजरअंदाज कर रखा था। पिताजी हर हफ्ते मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगवाते थे। तीसरे हफ्ते उन्होंने रिपोर्ट फाइल बंद की और पहली बार कहा, आर्यन, तुम्हारा काम वाकई काबिले तारीफ है। यह महज एक वाक्य था, लेकिन मेरे लिए किसी बड़े अवार्ड से कम नहीं था। उसी दोपहर इशिता ने मुझे कैफेटेरिया के बाहर रोक लिया। आर्यन, हम अब बात तक नहीं करते। पहले तो हम रोज मिलते थे। इशिता, तुम अपनी जगह ठीक हो, मैं अपनी जगह। बस अब हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। कैसी प्राथमिकताएं? उसका स्वर थोड़ा तीखा हो गया। तुम जानबूझकर मुझसे दूर भाग रहे हो। मैं किसी से दूर नहीं भाग रहा। मैं बस अपने करियर पर फोकस कर रहा हूं। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा तैर गया। तुमने पक्का विक्रम से बात की है। उसने जरूर मेरे बारे में कुछ कहा होगा। मेरी भ्रिकुटी तन गई। ईशिता, विक्रम से मेरी कोई बात नहीं हुई। पर तुम बार बार उसका जिक्र क्यों कर रही हो? डर किस बात का है? वो सकपका गई। कोई डर नहीं है, वो बस हमारा फ्रेंड है। हाँ, मैंने व्यंग्य से कहा, सिर्फ एक फ्रेंड। वो बिना कुछ कहे पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसी रात काव्या का एक टेक्स्ट मैसेज आया। तुम्हारी कंपनी का एक पुराना वेंडर एपेक सॉल्यूशंस पिछले महीने शर्मा ग्रुप के साथ एक सीक्रेट डील कर चुका है। मुझे कॉरपोरेट मिनिस्ट्री की साइट पर इनके रिकॉर्ड्स मिले हैं। यह सीधा सीधा धोखेबाजी का मामला है। मैंने तुरंत रिप्लाई टाइप किया, तुम्हें यह सब कैसे मिला? पब्लिक रिकॉर्ड्स खंगाले। मुझे शक था, तो मैंने थोड़ी रिसर्च कर ली। तुमने मेरी कंपनी के रिकॉर्ड्स क्यों चेक किए? क्योंकि तुमने बताया था कि तुम्हारी कंपनी में कुछ वेंडर्स गड़बड़ कर रहे हैं। मेरी क्यूरियोसिटी जाग गई थी। मैंने मुस्कुराते हुए टाइप किया, काव्या, तुम सच में बहुत अजीब लड़की हो। उसका रिप्लाई आया, मुझे पता है। अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही मैंने एपेक्स सॉल्यूशंस का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत रद्द करवा दिया। पिताजी ने मुझे केबिन में बुलाया। इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की क्या वजह है? वो शर्मा ग्रुप के पेरोल पर काम कर रहे हैं। पिताजी, यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता था। पिताजी कुछ देर खामोश रहे। तुम्हें इतनी अंदर की खबर कहाँ से मिली? एक बहुत भरोसेमंद सोर्स से। पिताजी ने गहरी सांस ली और हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। 1 महीना और बीत गया।
कॉलेज का एनुअल बिजनेस समिट यह साल का सबसे बड़ा इवेंट था, जहां शहर के बड़े उद्योगपति और स्टूडेंट्स हिस्सा लेते थे। इस साल मेहता ग्रुप इसका मुख्य स्पॉन्सर था। मैं स्टेज पर खड़ा था, टेक डिवीजन के नए प्लान्स पर एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन दे रहा था। भाषण के बीच मेरी नज़र ऑडियंस पर गई। इशिता पहली पंक्ति में बैठी थी और उसके ठीक पंक्ति में बैठी थी। दोनों एक दूसरे की तरफ झुककर कुछ फुसफुसा रहे थे। पिछली जिंदगी में यह नज़ारा देखकर मेरा खून खौल उठता था। मैं जलन के मारे स्टेज पर अपने शब्द भूल जाता था। आज आज मैंने महज एक सेकंड उन्हें देखा और पूरी शांति से अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू की। भाषण खत्म होने पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इवेंट के बाद वीआईपी लाउंज में मुझे अशोक शर्मा मिले, इशिता के पिता। आर्यन बेटे, क्या बात है? बहुत शानदार बोले तुम, लगता है आजकल बिजनेस को लेकर काफी सीरियस हो गए हो। उनके चेहरे पर एक बहुत ही मीठी और छलावे भरी मुस्कान थी। पिछली जिंदगी में मैं इस मुस्कान का शिकार बन चुका था। शुक्रिया अशोक अंकल। देखो बेटा, हमारी दोनों कंपनियों के बीच एक बहुत बड़ी डील पेंडिंग है। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए धीमे स्वर में कहा। तुम रामनाथ जी को थोड़ा समझाओ। इस पार्टनरशिप में हम दोनों का बहुत फायदा है। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं इस पर जरूर विचार करूंगा अंकल, और उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। बाहर निकलते ही मुझे काव्या मिल गई। वो शर्मा जी थे ना? उसने पूछा। हाँ। क्या कह रहे थे? अपनी उसी डील के बारे में। तुमने क्या जवाब दिया? कहा कि विचार करूंगा। काव्या एक पल रुकी, जिसका कॉर्पोरेट भाषा में मतलब होता है नो, बिल्कुल सही नो। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। स्मार्ट मूव। मैंने ध्यान दिया कि वो फॉर्मल्स में थी। तुम्हारी प्रेजेंटेशन कैसी रही? अर्ली स्लॉट था ना, मैं आ नहीं पाया, सॉरी। कोई बात नहीं, उसने बहुत ही सहजता से कहा। मैं तालियों के लिए या ऑडियंस के लिए नहीं बोलती, मैं अपने आइडिया के लिए बोलती हूँ। उसकी यह बात मेरे दिल में घर कर गई। रात के वक्त जब पार्टी खत्म हो रही थी, इशिता मुझे लॉन में मिली। आर्यन, आज तुम्हारी प्रेजेंटेशन वाकई कमाल की थी। थैंक्स। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने फाइनली बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। उसने मेरे हाथ को हल्के से छूने की कोशिश की। मुझे तो लगता था कि तुम हमेशा क्या? मैंने हाथ पीछे हटाते हुए पूछा। कुछ नहीं, वो फीकी मुस्कान के साथ बोली। मैंने उसे बहुत ही ठंडी नजरों से देखा। इशिता, एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ, विक्रम असल में तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? उसका चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। वो घबराई हुई हंसी हंसते हुए बोली, कैसी बातें कर रहे हो? वो सिर्फ एक दोस्त है, जैसे तुम मेरे दोस्त हो। हाँ, मैंने धीमे लेकिन कठोर स्वर में कहा। बस एक दोस्त। उसे समझ नहीं आया कि मैंने यह ताना मारा है या सच्चाई कही है, लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर साफ झलक रहा था। देर रात घर लौटते हुए रोहन ने गाड़ी में मुझसे पूछा, यार, इशिता के साथ तेरा सीन क्या है? पहले तो उसके पीछे पागल था, अब वो तेरे अटेंशन के लिए तरस रही है। जिंदगी में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है रोहन, मैंने बाहर देखते हुए कहा। और ये काव्या का क्या चक्कर है? आजकल तू उसी के साथ ज्यादा नजर आता है। वो एक बहुत स्मार्ट लड़की है और मेरे लिए बहुत काम की भी। रोहन ठाका मारकर हंसा। भाई, ये बात तू कह रहा है जो पहले दिन से सिर्फ दिल की सुनता था। मैंने शीशे के पार भागती हुई दिल्ली की सड़कों को देखा। रोहन, जब इंसान एक बार मरकर वापस लौटता है ना, तो उसके जीने का तरीका बदल जाता है। 2 महीने और गुजर गए। टेक डिवीजन की तिमाही क्वार्टरली रिपोर्ट टेबल पर थी। घाटा 400 तक कम हो चुका था और नए प्रोडक्ट्स मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। पिताजी ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। वो काफी देर तक रिपोर्ट के पन्ने पलटते रहे। फिर उन्होंने चश्मा उतारा और बोले, आर्यन, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। मैं थोड़ा हैरान हुआ। माँ पर? हाँ, वो भी बिल्कुल ऐसी ही थी। जब एक बार किसी चीज की ठान लेती थी तो उसे पूरा करके ही दम लेती थी। पिताजी की आवाज में आज एक अजीब सा भारीपन और नमी थी। मैं खामोश रहा। बेटे, एक पर्सनल सवाल पूछूं? जी पूछिए। इशिता को लेकर तुम्हारे भविष्य के क्या प्लान्स हैं? पिताजी की आंखों में एक पिता वाली सच्ची फिक्र थी। मेरा उसे लेकर कोई प्लान नहीं है पिताजी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। अशोक शर्मा ने मुझसे सीधे तौर पर बात की है। वो चाहते हैं कि हम तुम दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाएं। मेरे हाथ कुर्सी के हत्थे पर कस गए। पिताजी, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा। अशोक शर्मा नाम के इंसान पर कभी भरोसा मत कीजिएगा, न बिजनेस में और न ही रिश्तों में। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? बस 1 महीने का इंतजार कीजिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और ठीक 1 महीने बाद वो दिन आ ही गया। एपेक्स सॉल्यूशंस के जरिए जो डेटा शर्मा ग्रुप चुराने की फिराक में था, हमने वो जाल पहले ही काट दिया था। लेकिन शर्मा ग्रुप इस बात से अनजान था। उन्होंने एपेक्स को ऑर्डर दिया कि मेहता ग्रुप के नए प्रोजेक्ट का सोर्स कोड ट्रांसफर किया जाए। एपेक्स के हैकर्स ने सर्वर में घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ था ही नहीं। हमने 3 हफ्ते पहले ही पूरा डेटा एक नए हाई सिक्योरिटी सर्वर पर शिफ्ट कर दिया था। शर्मा ग्रुप और अशोक शर्मा के हाथ सिर्फ हवा लगी। 2 दिन बाद अशोक शर्मा का घबराया हुआ फोन पिताजी के पास आया। रामनाथ जी, हमारी उस डील का क्या हुआ?
और यह आपके सर्वर्स। अशोक जी, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेहता ग्रुप आपके साथ कोई डील नहीं कर सकता। पिताजी ने बेहद सख्त और शांत लहजे में कहा। और एपेक्स सॉल्यूशंस के जरिए आप जो गंदा खेल खेल रहे थे, हम उसके बारे में भी सब कुछ जानते हैं। आइंदा मेहता ग्रुप की तरफ आंख उठाकर भी मत देखिएगा। पिताजी ने फोन काट दिया। उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा। तुम्हें यह सब पहले से पता था ना? हाँ पिताजी, लेकिन कैसे? मैं कुछ पल खामोश रहा। मैं आपको सब कुछ एक साथ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जान लीजिए, मेहता ग्रुप अब पूरी तरह सुरक्षित है। पिताजी अपनी जगह से उठे, मेरे पास आए और मेरे कंधे पर मजबूती से हाथ रखा। मुझे तुम पर नाज है आर्यन, सिर्फ चंद लफ्ज। पर ये वो लफ्ज थे जिन्हें सुनने के लिए मैं अपनी पिछली पूरी जिंदगी में तरस गया था। मेरी आंखें नम हो गईं, लेकिन मैंने उन्हें छलकने नहीं दिया। उसी शाम मेरे पास इशिता का फोन आया। वो रो रही थी। आर्यन, डैड बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि मेहता ग्रुप ने उन्हें धोखा दिया है। यह सब क्या हो रहा है? इशिता, कॉरपोरेट के मामले मैं तुमसे डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, एक सलाह जरूर दूंगा। कैसी सलाह? विक्रम के साथ तुम्हारा जो भी रिश्ता है, अब उसे दुनिया से छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। फोन के उस पार एक लंबी डरावनी खामोशी छा गई। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ तुम बहुत अच्छे से समझ रही हो इशिता। मैंने कॉल कट कर दी। अगले दिन काव्या कॉलेज के गार्डन में एक बेंच पर बैठी कुछ नोट्स बना रही थी। मैं चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। उसने नजरें उठाकर मुझे देखा। क्या बात है? आज तुम्हारे चेहरे के भाव कुछ बदले बदले से हैं। कैसे भाव? जैसे तुम्हारे कंधों से कोई बहुत बड़ा पहाड़ उतर गया हो। मैं खुलकर हंस पड़ा। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। तो क्या मैं वजह जान सकती हूँ? बस एक बहुत पुराना हिसाब चुकता किया है। काव्या ने मुझे कुछ सेकंड तक देखा, फिर वापस अपनी किताब पर फोकस करते हुए बोली, गुड, बस गुड, और कुछ नहीं पूछोगी? और क्या पूछना है? तुम्हारा काम हो गया, तुम खुश हो, बात खत्म। मैं मुस्कुराते हुए बोला, काव्या, तुम सच में बहुत अजीब हो। यह बात तुम मुझे दूसरी बार बता रहे हो, और तुमने कहा था कि तुम्हें यह बात पता है। उसके चेहरे पर फिर से वो हल्की सी खूबसूरत मुस्कान आ गई। हाँ, मुझे अभी भी पता है। हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। गार्डन में ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं से कॉलेज की घंटी बजने की आवाज आई। एक अरसे बाद मुझे महसूस हुआ कि जिंदगी उतनी उलझी हुई भी नहीं है जितना मैं इसे पिछली बार समझ बैठा था। 3 महीने का ट्रायल पीरियड पूरा हुआ। बोर्ड मीटिंग में पिताजी ने ऑफिशियली मुझे मेहता ग्रुप के टेक डिवीजन का हेड घोषित कर दिया। जब यह अनाउंसमेंट हुई तो एक सीनियर बोर्ड मेंबर ने ऐतराज जताया, रामनाथ जी, एक 22 साल का अनुभवहीन लड़का इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालेगा? पिताजी ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, इसी 22 साल के लड़के ने पिछले 3 महीनों में कंपनी के लिए वो कर दिखाया है जो हम सब अनुभवी लोग पिछले 2 सालों में नहीं कर पाए। पूरा बोर्डरूम शांत हो गया। उस रात माँ ने अपने हाथों से मेरा फेवरेट खाना बनाया था, राजमा चावल। हम तीनों डाइनिंग टेबल पर साथ बैठे थे। पिताजी ने सालों बाद खाने की टेबल पर कोई मजाक किया था, जिस पर माँ खुलकर हंसी थी। मैंने उस पल को अपनी आंखों में कैद कर लिया। पिछली जिंदगी में मेरे पास यह परिवार, यह सुकून, यह हंसी नहीं थी, पर अब सब मेरे पास था। रात को सोने से पहले मैंने दराज से वो डायमंड रिंग निकाली। मैंने उसे कुछ देर तक रोशनी में चमकते हुए देखा, फिर उसे वापस एक अंधेरे कोने में फेंक दिया। कहानी खत्म नहीं हुई थी, यह तो महज शुरुआत थी। इशिता का असली घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आना अभी बाकी था। विक्रम के साथ मेरा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ था। और काव्या, वो बेबाक लड़की जो पानी की टंकियां चेक करती थी, जो डेटा लीक पर रिसर्च करती थी, और जो बिना मांगे मेरे हर सवाल का सही जवाब बन जाती थी, मैं अभी उसके बारे में बहुत कम जानता था। लेकिन एक बात पत्थर की लकीर की तरह साफ थी। इस बार आर्यन मेहता किसी के लिए खुद को नीलाम नहीं करेगा। इस बार मैं वो जंग लड़ूंगा जो मुझे बहुत पहले लड़नी चाहिए थी। और मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, मैं जीतूंगा। मैं मरकर भी तुमसे बदला लूंगा। एक पुनर्जन्म की दास्तान। जब इशिता का असली चेहरा बेनकाब हुआ, तुम पागल हो गए हो। विक्रम, आर्यन को सब पता है। कैफे के सबसे अंधेरे कोने में बैठी इशिता के हाथ कांप रहे थे। सामने बैठा विक्रम अपनी कॉफी के कप को घूर रहा था। आवाज नीची रखो इशिता, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक शातिर चमक थी। उसे सब नहीं पता है, उसे बस शक है। अगर उसे पक्का पता होता तो वो अब तक तमाशा कर चुका होता। वो आर्यन मेहता है, एक भावुक बेवकूफ जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। वो पहले वाला आर्यन था, अब वो बदल गया है। इशिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये डर के आंसू थे, प्यार के नहीं। कल रात डैड चिल्ला रहे थे, मेहता ग्रुप की डील कैंसिल हो गई है। डैड कह रहे थे कि तुमने और मैंने मिलकर सब बर्बाद कर दिया। विक्रम ने इशिता का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसका लहजा अब मीठा नहीं, बल्कि सख्त था। सुनो इशिता, तुम्हारे डैड ने मुझे इसी काम के लिए रखा है। अगर मेहता ग्रुप का पैसा और उनका नया टेक प्रोजेक्ट शर्मा ग्रुप को नहीं मिला, तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा और तुम्हारे डैड की कंपनी दिवालिया हो जाएगी। तुम्हें आर्यन को वापस अपनी मुट्ठी में करना ही होगा। रो,
गिड़गिड़ाओ, उसे याद दिलाओ कि तुम बचपन के दोस्त हो, कुछ भी करो। ईशिता ने बेबसी से विक्रम को देखा। पिछली जिंदगी में मैं यही मानता था कि ईशिता और विक्रम एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा था कि वो दोनों प्यार नहीं करते थे। वो महज अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। विक्रम को पैसा और रुतबा चाहिए था, और ईशिता को विक्रम का आकर्षण और आर्यन की दौलत। मुझे यह सब इसलिए पता था क्योंकि वो जिस कैफे में बैठे थे, उसके ठीक पीछे वाले बूथ में मैं बैठा था, और मेरे कानों में लगे वायरलेस ईयरबड्स से मुझे उनकी एक एक बात साफ सुनाई दे रही थी। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। कल रात काव्या ने मुझे एक बहुत ही साधारण सा मैसेज किया था। डिफेंस कॉलोनी वाला कैफे, कल दोपहर 2 बजे। तुम्हारी एक्स फ्रेंड और उसका कॉमन फ्रेंड मिलने वाले हैं। शायद तुम्हें कुछ दिलचस्प सुनने को मिले। मैंने अपनी ब्लैक कॉफी का आखिरी घूंट लिया। मेरे होठों पर एक सर्द मुस्कान तैर गई। खिल बहुत मजेदार हो रहा था। अगले दिन कॉलेज में इशिता ने मुझे लाइब्रेरी के बाहर रोक लिया। उसने आज वही परफ्यूम लगाया था जो पिछली जिंदगी में मुझे बहुत पसंद था। उसकी आंखें लाल थीं जैसे वो रात भर रोई हो। आर्यन, प्लीज मुझसे बात करो, मैं और नहीं सह सकती, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो। डैड की कंपनी और मेहता ग्रुप के बीच जो भी हुआ, उसमें मेरा क्या कसूर है? तुम मुझे सजा क्यों दे रहे हो? मैं शांत खड़ा रहा। पिछली जिंदगी में उसके इन नकली आंसुओं ने मेरे दिल को चीर दिया था। मैं उसके आगे घुटनों पर बैठ गया था और उससे माफी मांगी थी। आज आज मुझे उसकी इस परफॉर्मेंस पर ताली बजाने का मन कर रहा था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है इशिता, मैंने बहुत ही शांत लहजे में कहा। उसने झटके से ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक उम्मीद चमक उठी। सच? तो फिर तुम मुझसे दूर क्यों हो? मैंने अपना हाथ धीरे से उसके हाथों से छुड़ा लिया। कल तुम्हारा जन्मदिन है ना? तुम्हारे डैड ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है अशोका होटल में। हाँ, तुम आओगे ना? प्लीज आर्यन, तुम्हारे बिना मेरा जन्मदिन अधूरा है। मैं जरूर आऊंगा इशिता, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारे लिए एक बहुत खास तोहफा भी लाऊंगा। ऐसा तोहफा जिसे तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी। वो मुस्कुरा उठी। उसेला उसने बाजी मार ली है। थैंक यू आर्यन, मैं इंतजार करूंगी। वो वहां से चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा। तभी पीछे की बुकशेल्फ से काव्या बाहर निकली। उसके हाथों में मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक भारी किताब थी। तुम्हारी एक्टिंग भी कम नहीं है, काव्या ने किताब को टेबल पर रखते हुए कहा। मजबूरी है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हें वो मिला जो मैंने मांगा था? काव्या ने अपनी पॉकेट से एक सिल्वर रंग की पेन ड्राइव निकाली और उसे हवा में उछाला। मैंने उसे कैच कर लिया। विक्रम के बैंक अकाउंट की डिटेल्स, शर्मा ग्रुप से उसे मिलने वाले पेमेंट्स की रसीदें और उनके बीच की कुछ बहुत ही दिलचस्प ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, सब इस छोटी सी चीज में है। मैंने पेन ड्राइव को मुट्ठी में भींच लिया। तुम्हें यह सब कैसे मिला काव्या? यह लीगल तो बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा था ना, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्किंग जानती हूँ। विक्रम शर्मा ग्रुप के जिस सर्वर को इस्तेमाल करता है, उसका फायरवॉल मेरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से भी कमजोर था। उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए। वैसे तुम इस डेटा का क्या करने वाले हो? कल रात मैंने कहा, दिल्ली का हाई सोसाइटी एक बहुत ही शानदार शो देखने वाला है। काव्या ने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। मुझे ड्रामा पसंद नहीं है, पर कल की पार्टी में मैं जरूर आऊंगी। अशोका होटल का बैंक्वेट हॉल रोशनी, फूलों और दिल्ली के सबसे रसूखदार लोगों से भरा हुआ था। अशोक शर्मा ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो हर बड़े मेहमान का स्वागत कर रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। शायद उन्हें पिताजी के आने की उम्मीद थी, पर पिताजी ने साफ मना कर दिया था। मैं अकेला मेहता ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहा था। जैसे ही मैंने हॉल में कदम रखा, इशिता दौड़ती हुई मेरे पास आई। उसने लाल रंग का एक बेहद महंगा गाउन पहना था। वो खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मेरे लिए वो महज एक कांच की गुड़िया थी जिसके अंदर जहर भरा था। आर्यन, तुम आ गए। उसने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे हॉल के बीचों बीच ले गई ताकि सब हमें साथ देख सके। दूर कोने में विक्रम खड़ा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि उसका प्लान कामयाब हो गया और बेवकूफ आर्यन वापस जाल में फंस चुका है। तभी मेरी नजर पीछे भीड़ पर पड़ी। काव्या काले रंग की एक साधारण सी लेकिन बेहद एलिगेंट ड्रेस में, उसके बाल खुले हुए थे और वो चुपचाप एक किनारे खड़ी जूस पी रही थी। उसने मुझे देखा और हल्का सा सिर हिलाया। सब रेडी है, यह उसका इशारा था। रात के 10 बजे केक कटने का वक्त हो गया था। अशोक शर्मा ने माइक हाथ में लिया। देवियों और सज्जनों, मेरी बेटी इशिता आज एक्बोइसे साल की हो गई है, और इस खास मौके पर मैं और इशिता आप सबके साथ एक बहुत ही खुशी की बात शेयर करना चाहते हैं। पूरे हॉल में खामोशी छा गई। मुझे पता था कि अब क्या होने वाला है। शर्मा अपनी डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए सबके सामने मेरे और इशिता के रिश्ते का ऐलान करने वाला था, ताकि मेहता ग्रुप पर सामाजिक दबाव बन सके। इशिता ने माइक लिया। वो शर्माते हुए मेरी तरफ देखने लगी। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज मेरे साथ वो इंसान है जो बचपन से मेरी परछाई बनकर रहा है,
जिसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, आर्यन मेहता। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। आर्यन, प्लीज स्टेज पर आओ। तालियां बजने लगीं। मैं मुस्कुराया, अपनी जेब में हाथ डाला और स्टेज की तरफ बढ़ा। मैंने ईशिता के हाथ से माइक ले लिया। ईशिता बिल्कुल सही कह रही है। मैंने भीड़ की तरफ देखते हुए शांत आवाज में बोलना शुरू किया। हम बचपन से साथ हैं। मैं हमेशा मानता था कि हमारा रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। लेकिन वक्त के साथ इंसान बड़े होते हैं और उनके सच भी बड़े हो जाते हैं। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। इशिता के माथे पर सिलवटें आ गईं। अशोक शर्मा की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। इशिता ने मुझसे कहा था कि मैं उसके लिए दुनिया का सबसे खास इंसान हूं, मैंने कहा। और फिर अचानक मेरी नजरें भीड़ में खड़े विक्रम पर जाकर टिक गईं। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि इशिता का दिल दो हिस्सों में धड़कता है। मैंने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और उसे ब्लूटूथ के जरिए हॉल के बड़े ऑडियो विजुअल सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, जो काम काव्या ने मुझे 2 घंटे पहले ही सिखा दिया था। इशिता, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा लाऊंगा जिसे तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी। मैंने अपने फोन पर प्ले का बटन दबा दिया। हॉल के बड़े स्पीकर्स में से एक बहुत ही साफ आवाज गूंज उठी। वो इशिता और विक्रम की आवाज थी। उसी सी कैफे की रिकॉर्डिंग। ऑडियो में विक्रम की आवाज। तुम्हें आर्यन को वापस अपनी मुट्ठी में करना ही होगा। रो, गिड़गिड़ाओ, उसे याद दिलाओ कि तुम बचपन के दोस्त हो, कुछ भीख रो। ऑडियो में इशिता की आवाज। लेकिन अगर उसे पता चल गया कि हम मेहता ग्रुप का टैग डेटा शर्मा ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे थे, तो वो मुझे जेल भिजवा देगा। विक्रम, आर्यन अब वो पुराना बेवकूफ नहीं रहा। हॉल में एक ऐसा सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने सबकी सांसें खींच ली हों। अशोक शर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। इशिता के हाथ से उसका कीमती ब्रेसलेट छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम ने चुपके से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे इशारे पर रोहन और मेरे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने दरवाजा पहले ही ब्लॉक कर दिया था। मैंने ऑडियो पॉज किया। तुम्हारे आंसुओं की कीमत, तुम्हारी वफादारी और तुम्हारा प्यार, सब इस ऑडियो में है इशिता। मेरी आवाज में न कोई गुस्सा था, न ही दुख, बस एक गहरी सर्द खामोशी थी। आर्यन, यह झूठ है, यह एआई से बनाई गई आवाज है, इशिता रोते हुए चिल्लाई। वो बुरी तरह कांप रही थी। झूठ? मैंने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। वहां काव्या की दी हुई पेन ड्राइव का डेटा फ्लैश होने लगा। विक्रम के अकाउंट में शर्मा ग्रुप से हुए ट्रांसफर्स, डेटा चोरी करने की नाकाम कोशिशों के लॉग्स। यह डेटा झूठ नहीं बोलता, अशोक अंकल। मैंने सीधे अशोक शर्मा की आंखों में घूरते हुए कहा, आपने मेरे पिताजी के भरोसे का गला घोंटने की कोशिश की, अपनी बेटी को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। अशोक शर्मा कुछ बोल नहीं पाए। उनके आसपास खड़े उनके इन्वेस्टर और बिजनेस पार्टनर उनसे दूर खिसकने लगे थे। मैं इशिता के पास गया। वो मेरे सामने खड़ी सिसक रही थी। पिछली जिंदगी, मेरे मुंह से अचानक निकल गया, लेकिन मैंने खुद को संभाला। तुमने हमेशा सोचा कि मैं एक भावुक बेवकूफ हूं जो तुम्हारे पीछे कुत्ते की तरह घूमेगा। आज मैं तुम्हें वही बात कहूंगा जो शायद तुम मुझे कहने वाली थी। मैं थोड़ा झुका और मैंने वो लफ्ज कहे जो मेरी मौत के वक्त मेरे कानों में गूंजे थे। इशिता, तुम शायद एक अच्छी इंसान हो सकती थी, लेकिन तुम मेरे लायक कभी नहीं थी। मैंने माइक वहीं टेबल पर रखा। एक बार विक्रम की तरफ देखा, जो डरा हुआ चूहे की तरह कोने में सिकुड़ गया था। इशिता घुटनों के बल बैठकर रो रही थी, पर आज उसे उठाने वाला कोई नहीं था। मैं पलटा और शान से उस बैंक्वेट हॉल से बाहर निकल आया। होटल के बाहर की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। मेरे सीने से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था। मेरी सांसों में आज एक अजीब सी आज़ादी थी। बदला पूरा हो गया था, कम से कम इशिता और विक्रम के मामले में। मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था कि पीछे से कदमों की आहट आई। काव्या, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट एग्जीक्यूशन, उसने पास आकर कहा। उसके चेहरे पर वही उसकी सिग्नेचर हल्की मुस्कान थी। थैंक्स टू यू, मैंने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा। अगर वो पेन ड्राइव नहीं होती तो आज का ड्रामा अधूरा रह जाता। मैंने सिर्फ हथियार दिया था। ट्रिगर तुमने खुद खींचा है, काव्या ने कहा। फिर वो अचानक थोड़ी गंभीर हो गई। लेकिन आर्यन, याद रखना, इशिता महज एक मोहरा थी। अशोक शर्मा की आज जो पब्लिक बेइज्जती हुई है, वो इसे आसानी से नहीं भूलेगा। तुमने एक भूखे भेड़िए की पूंछ पर पैर रख दिया है, वो पलट करवार जरूर करेगा। मैंने आसमान की तरफ देखा। दिल्ली का आसमान हमेशा की तरह धुंधला था। मुझे पता है काव्या, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैं इंतजार करूंगा। पिछली बार उन्होंने मुझे तब मारा था जब मेरी आंखें बंद थीं। इस बार मेरी आंखें खुली हैं। काव्या ने मुझे कुछ पल तक बहुत गहराई से देखा। तुम्हारी आंखों में कुछ है आर्यन, कुछ ऐसा जो 20 साल के एक आम लड़के में नहीं होता। जैसे तुमने एक पूरी जिंदगी जी ली हो और वापस लौट कर आए हो। मेरी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। क्या वो समझ गई थी? क्या वो जानती थी? मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। चलें? मैंने पूछा। चलो, मुझे मेरे हॉस्टल ड्रॉप कर देना। यह ड्रेस मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कर रही है, उसने अपने साधारण अंदाज में कहा। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और अशोका होटल पीछे छूट गया। इशिता का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो चुका था, लेकिन मेरी यह नई जिंदगी और काव्या नाम की यह पहेली,
यह तो बस अभी शुरू हुई थी। मैं मरकर भी तुमसे बदला लूंगा। एक पुनर्जन्म की दास्तान पार्टी 3। अशोक शर्मा का पलटवार और काव्या का असली राज। अशोका होटल की उस रात के बाद दिल्ली के कॉरपोरेट जगत में भूचाल आ गया था। अगले दिन सुबह के अखबारों और न्यूज़ चैनल्स पर सिर्फ एक ही खबर छाई थी। शर्मा ग्रुप की साख मिट्टी में मिली। इन्वेस्टर्स ने खींचे हाथ। उस एक ऑडियो रिकॉर्डिंग और पेन ड्राइव के डेटा ने अशोक शर्मा के साम्राज्य की नींव हिला दी थी। कंपनी के शेयर्स मुंह के बल गिर रहे थे। पिताजी ने सुबह नाश्ते की टेबल पर अखबार पढ़ते हुए मुझे देखा। उनके चेहरे पर एक गंभीर सुकून था। तुमने जो किया वो बहुत खतरनाक था आर्यन। तुम सीधे एक घायल शेर के जबड़े में हाथ डाल रहे हो। मैंने अपनी कॉफी का कप नीचे रखा। पिताजी, घायल शेर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता, बशर्ते आप उसे पलटवार करने का मौका न दें। अशोक शर्मा अब बिजनेस के तरीके से ही लड़ेगा। वो अब गंदा खेल खेलेगा। पिताजी ने सहमति में सिर हिलाया। अपना ध्यान रखना। कॉलेज में अब सब कुछ बदल चुका था। इशिता ने कॉलेज आना बंद कर दिया था। विक्रम के बारे में खबर थी कि वो शहर छोड़कर भाग गया है, क्योंकि शर्मा ग्रुप के गुंडे उसे ढूंढ रहे थे। अशोक शर्मा को अपने अपमान का ठीकरा फोड़ने के लिए कोई तो चाहिए था। मैं लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था, तभी काव्या सामने से आती दिखी। आज वो हमेशा से थोड़ी अलग लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। आर्यन, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी। उसने बिना कोई औपचारिकता निभाए सीधे कहा। हम दोनों कॉलेज की उसी खाली छत पर गए जहां हम पहली बार मिले थे। क्या हुआ काव्या? तुम परेशान लग रही हो, मैंने पूछा। उसने अपना लैपटॉप खोला और मेरी तरफ घुमा दिया। स्क्रीन पर कुछ ग्राफ्स और बैंक के ट्रांजैक्शन थे। शर्मा ग्रुप भले ही डूब रहा है, लेकिन अशोक शर्मा ने कल रात अपनी एक शेल कंपनी से मेहता ग्रुप के एक सीनियर बोर्ड मेंबर के अकाउंट में 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। बोर्ड मेंबर कौन? मिस्टर बजाज। काव्या ने कहा। तुम्हारे पिताजी के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। बजाज आज दोपहर की बोर्ड मीटिंग में तुम्हारे पिताजी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं। शर्मा का प्लान है कि बाहर से मेहता ग्रुप पर कीचड़ उछाला जाए और अंदर से बजाज के जरिए कंपनी पर कब्जा कर लिया जाए। मुझे याद आया, पिछली जिंदगी में जब मेहता ग्रुप बर्बाद हुआ था, तब मिस्टर बजाज ने ही सबसे पहले पिताजी का साथ छोड़ा था। वो शुरू से ही एक गद्दार था। तुम्हें यह सब इतनी जल्दी कैसे पता चला, काव्या? मैंने उसे गौर से देखते हुए पूछा। तुम एक आम कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो। तुम शर्मा ग्रुप के पीछे ऐसे पड़ी हो जैसे तुम्हारी कोई निजी दुश्मनी हो। काव्या ने लैपटॉप बंद किया। उसने आसमान की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। क्योंकि मेरी दुश्मनी है, आर्यन। उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी उन शांत आंखों में आज एक दहकता हुआ दर्द था। मेरा पूरा नाम काव्या सिंह नहीं है। मेरा नाम काव्या सिंघानिया है। नोवाटेक के फाउंडर, राजीव सिंघानिया की बेटी। नोवाटेक नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक पुरानी न्यूज़ फ्लैश हुई। 5 साल पहले दिल्ली की एक बहुत ही शानदार टेक स्टार्टअप कंपनी, जिसने एक रेवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर बनाया था, लेकिन अचानक उन पर कॉपीराइट चोरी के झूठे केस लगे। कंपनी दिवालिया हो गई और उसके फाउंडर ने आत्महत्या कर ली थी। अशोक शर्मा ने मेरे पिता की कंपनी का कोड चुराया था। काव्या की आवाज़ भारी हो गई, लेकिन वो रोई नहीं। मेरे पिता एक सीधे इंसान थे। वो शर्मा की राजनीति नहीं समझ पाए। शर्मा ने उन्हें हर तरफ से लीगल केस में फंसा दिया। मेरे पिता ने हार मान ली और छत से कूदकर जान दे दी। काव्या ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उस दिन मैं भी छत पर गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं भी जिंदगी खत्म कर लूंगी, लेकिन फिर मैंने तय किया कि मैं मरूंगी नहीं। मैं शर्मा का सारा साम्राज्य खत्म करूंगी। पिछले 3 तासों से मैं सिरफही कर रही हूं। शर्मा ग्रुप की कमजोरियां ढूंढ रही हूं। मैं अकेली थी, इसलिए चुपचाप वार कर रही थी। फिर तुम मिले। मुझे उस दिन का नज़ारा याद आ गया, जब मैं अंगूठी लेकर इस छत पर खड़ा था और काव्या ने मुझसे कहा था, जिंदगी के फैसले छत से नहीं लेते। वो सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि अपने अतीत को भी वो बात कह रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। तुम अब अकेली नहीं हो, काव्या। आज अशोक शर्मा का आखिरी दिन होगा, मैं वादा करता हूं। दोपहर 2 बजे, मेहता ग्रुप का बोर्डरूम। पिताजी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे थे। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। मिस्टर बजाज अपनी सीट से खड़े हुए। उनके चेहरे पर एक घमंड भरा आत्मविश्वास था। रामनाथ जी, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आर्यन की वजह से मेहता ग्रुप बहुत बड़े लीगल और पब्लिक रिलेशन खतरे में आ गया है। शर्मा ग्रुप हम पर मानहानि का मुकदमा ठोकने वाला है। इन्वेस्टर्स घबराए हुए हैं कंपनी को उपचाने के लिए। मुझे लगता है कि अब मैनेजमेंट में बदलाव की जरूरत है। कुछ और बोर्ड मेंबर्स जो बजाज के साथ मिले हुए थे, उन्होंने मेज थपथपाकर सहमति जताई। मैं बोर्ड के सामने आपके और आर्यन के इस्तीफे का प्रस्ताव रखता हूं, बजाज ने कड़क आवाज में कहा। कमरे का दरवाजा अचानक खुला। इस्तीफा तो आज किसी एक को देना पड़ेगा, मिस्टर बजाज। पर वो मैं या मेरे पिताजी नहीं होंगे। मैं बोर्डरूम में दाखिल हुआ। मेरे साथ 2 पुलिस ऑफिसर्स थे और पीछे काव्या भी थी। बजाज का चेहरा सफेद पड़ गया। यह क्या बदतमीजी है?
पुलिस को यहाँ किसने बुलाया? मैंने एक फाइल बजाज के सामने फेंक दी। ये उन 10 करोड़ रुपयों की ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं, जो अशोक शर्मा की डमी कंपनी ने कल रात आपके विदेशी अकाउंट में भेजे हैं। और इसके साथ वो सारे ईमेल्स हैं, जिनमें आपने मेहता ग्रुप के मैन्युफैक्चरिंग टेंडर्स शर्मा ग्रुप को लीक किए थे। पूरे बोर्डरूम में हड़कंप मच गया। पिताजी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। बजाज, तुम जैसे गद्दार को मैंने अपना भाई माना था। पिताजी की दहाड़ से कमरा गूंज उठा। पुलिस ऑफिसर आगे आए। मिस्टर बजाज, आपको कॉर्पोरेट फ्रॉड और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। बजाज बिना कुछ बोले पसीने से तरबतर होकर पुलिस के साथ बाहर चला गया। मैंने मुड़कर पिताजी को देखा। पिताजी, अभी एक आखिरी काम बाकी है। शाम के 6 बज चुके थे। मैं और काव्या मेरी गाड़ी में शर्मा ग्रुप के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस की एक टीम अशोक शर्मा को अरेस्ट करने के लिए निकल चुकी है। काव्या ने अपने फोन पर नजर डालते हुए कहा। तभी अचानक एक तेज झटके से हमारी गाड़ी रुकी। सामने 2 काली एसयूवी ने हमारा रास्ता रोक लिया था। गाड़ियों से हाथ में लोहे की रॉड और डंडे लिए कुछ गुंडे बाहर निकले। यह अशोक शर्मा का आखिरी और सबसे हताश वार था। जब सब कुछ छिन गया तो वो मेरी जान लेना चाहता था। काव्या, गाड़ी के अंदर ही रहना। दरवाजे लॉक कर लो, मैंने शांति से कहा और गाड़ी से बाहर निकल गया। गुंडों का लीडर मेरी तरफ बढ़ा। शर्मा जी ने कहा था कि आर्यन मेहता बहुत उड़ रहा है, इसके पर काटने पड़ेंगे। पिछली जिंदगी में मैं एक नाजुक अमीरजादा था जिसे लड़ना नहीं आता था। लेकिन जब इंसान एक बार मौत का स्वाद चख चुका होता है तो उसके अंदर से खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मुझे डर नहीं लग रहा था। मेरी रगों में सिर्फ एक ही चीज दौड़ रही थी, जुनून। लीडर ने मुझ पर रॉड से वार किया। मैंने तेजी से साइड हटकर उसके हाथ पर जोरदार किक मारी। रॉड उसके हाथ से छूट गई। मैंने उसी रॉड को हवा में लपका और अगले ही पल उसके घुटने पर पूरी ताकत से दे मारा। वो चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। बाकी 3 लोग एक साथ मुझ पर झपटे। एक का मुक्का मेरे जबड़े पर लगा और मेरे मुंह से खून का स्वाद आने लगा। लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने रॉड घुमाई और दूसरे की पसलियों पर वार किया। मेरी आंखों में जो खौफ, उसे देखकर बचे हुए 2 गुंडे पीछे हटने लगे। भागो, उनमें से एक चिल्लाया। और वो अपने घायल साथियों को घसीटते हुए अपनी गाड़ियों में बैठे और वहां से फरार हो गए। मैं हांफता हुआ वहीं खड़ा रहा। मेरे होंठ से खून रिस रहा था। काव्या गाड़ी से बाहर निकलकर दौड़ती हुई मेरे पास आई। उसने अपना रूमाल निकाला और मेरे होंठ का खून साफ करने लगी। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। तुम पागल हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? उसकी आवाज में पहली बार खौफ और फिक्र दोनों थे। मैंने रूमाल के साथ साथ उसका हाथ भी पकड़ लिया। मैं एक बार मर चुका हूं। काव्या, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा। शायद वो समझ नहीं पाई कि मैंने यह बात किस संदर्भ में कही थी, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। तभी मेरे फोन की स्क्रीन पर न्यूज का नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ। ब्रेकिंग न्यूज। शर्मा ग्रुप के चेयरमैन अशोक शर्मा को फ्रॉड और हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने वो स्क्रीन काव्या को दिखाई। उसकी आंखों से एक आंसू छलककर उसके गाल पर आ गिरा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके पिता का बदला, उसका मकसद आज पूरा हो गया था। 6 महीने बाद वक्त बहुत तेजी से बदल गया था। शर्मा ग्रुप पूरी तरह नीलाम हो चुका था। अशोक शर्माजेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा था। मिस्टर बजाज को भी धोखाधड़ी के जुर्म में लंबी जेल हुई थी। मेहता ग्रुप अब नई ऊंचाइयों को छू रहा था। मैंने टेक डिवीजन के साथ साथ पूरी कंपनी के ऑपरेशन संभाल लिए थे। एक दोपहर मैं अपनी गाड़ी से कनॉट प्लेस के एक कैफे से गुजर रहा था। ट्रैफिक सिग्नल पर मेरी गाड़ी रुकी। मेरी नज़र सड़क के किनारे एक छोटी सी कॉल सेंटर कंपनी के बाहर खड़ी लड़की पर पड़ी। ईशिता। उसके कपड़े अब किसी डिजाइनर के नहीं थे। उसके चेहरे की वो बनावटी चमक गायब हो चुकी थी। वो हाथों में कोई फाइल लिए बस का इंतजार कर रही थी। चिलचिलाती धूप में उसके चेहरे पर सिर्फ थकान और बेबसी थी। पिछली जिंदगी में मैं इस चेहरे के लिए अपनी जान दे चुका था। पर आज आज मेरे सीने में उसके लिए न कोई नफरत थी, न ही कोई गुस्सा। कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक खालीपन था। सिग्नल ग्रीन हुआ। मैंने अपनी गाड़ी का शीशा चढ़ाया और आगे बढ़ गया। मैंने मुड़कर दोबारा उसे नहीं देखा। सच्ची जीत नफरत में नहीं होती। सच्ची जीत तो इस बेपरवाही में होती है। मैं कॉलेज पहुंचा। सीधे छत पर गया। काव्या वहीं रेलिंग के पास खड़ी थी। उसने अब अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और ऑफिशियली मेहता ग्रुप की टेक डिवीजन की हेड बन चुकी थी। मैं जाकर उसके बगल में खड़ा हो गया। क्या सोच रहे हो? काव्या ने हवा में उड़ते अपने बालों को पीछे करते हुए पूछा। सोच रहा हूं कि जिंदगी कितनी अजीब है, मैंने कहा। एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है और फिर उसी राग से एक नई कहानी शुरू होती है। काव्या ने हल्का सा मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। तुम आज भी मुझे एक पहेली लगते हो आर्यन। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे अंदर कोई ऐसा राज है जो तुम किसी को नहीं बताते। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। मेरे हाथ में वो पुरानी डायमंड रिंग नहीं थी। मैंने अपनी जेब से एक छोटी सी सिंपल सी सिल्वर चेन निकाली जिसमें इन्फिनिटी इन्फिनिटी का पेंडेंट लगा था। राज बहुत है काव्या, मैंने वो चेन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन अब मैं उन्हें पीछे छोड़ना चाहता हूँ। मैं अब एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ।
कोई झूठे वादे नहीं, कोई बनावटी प्यार नहीं, बस एक सच्ची पार्टनरशिप, जिंदगी भर के लिए। काव्या ने उस चेन को देखा। उसकी हमेशा तार्किक लॉजिकल रहने वाली आंखों में आज एक खूबसूरत सी नमी थी। उसने चेन को अपने हाथों में लिया और उसे अपने गले में पहन लिया। मैं पार्टनरशिप्स में बहुत अच्छी हूँ मिस्टर मेहता, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों ने सामने फैले दिल्ली के आसमान को देखा। पिछली जिंदगी में मेरी कहानी धोखे और मौत पर खत्म हुई थी, लेकिन इस जिंदगी में मैंने अपनी कहानी खुद लिखी थी। मैं आर्यन मेहता था, मैं मरकर वापस आया था, और इस बार मैंने जीना सीख लिया था।